नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने स्पेस सेक्टर को निजी नवाचार के लिए व्यापक रूप से खोला है। इसके तहत नई स्पेस नीति बनाई गई और स्टार्टअप और उद्योगों को अंतरिक्ष क्षेत्र से जोड़ने के प्रयास भी तेज किए गए। पीएम मोदी के अनुसार पिछले 6-7 सालों में भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को एक खुले, सहयोगी और नवाचार आधारित इकोसिस्टम में बदल दिया है, जिससे अंतरिक्ष उद्योग में नए अवसर और तेज विकास संभव हुआ है। यानी सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट इनोवेशन के लिए ओपन किया। नई स्पेस पॉलिसी तैयार की गई। हमने स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री को इनोवेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमने इन स्पेस की स्थापना की। अपने स्टार्टअप्स के लिए इसरो की फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी को उपलब्ध कराया। यानी भारत ने बीते 6-7 वर्षों में ही अपने स्पेस सेक्टर को एक ओपन, कोऑपरेटिव और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश की उस सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का ग्राउंड इंस्पेक्शन किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी उनके साथ मौजूद रहे। हेलीपैड से लेकर टर्मिनल बिल्डिंग तक, रनवे से लेकर कंट्रोल टावर तक हर जगह मुख्यमंत्री ने विस्तार से प्रगति, सुविधा, तैयारियां, विशेषज्ञों की राय और इसका उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर प्रभाव। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह जेवर पहुंचे। एयरपोर्ट के रनवे के ठीक सामने आकार ले रही भव्य टर्मिनल बिल्डिंग के बगल में बने विशेष हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी यहां पहुंचे और दोनों नेताओं को जनता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सीधे टर्मिनल एरिया की ओर बढ़े, जहां एयरपोर्ट सीईओ, इंजीनियरों और कंस्ट्रक्शन टीम ने उन्हें प्रेजेंटेशन दिया। सीएम ने सबसे पहले टर्मिनल बिल्डिंग के फसाड, एंट्री गेट और सीलिंग कंस्ट्रक्शन की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने सुरक्षा इंतजामों, बैगेज मैनेजमेंट सिस्टम और यात्रियों की सुविधा से जुड़े सभी सेक्शनों का निरीक्षण किया। इसके बाद टीम पहुंची रनवे साइट्स पर। लगभग 3900 मीटर लंबा ये रनवे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी ने रनवे की सतह, एप्रन, कनेक्टिविटी, टैक्सीवे और लाइटनिंग सिस्टम का जायजा लिया। कंट्रोल टावर की प्रगति देखकर उन्होंने कहा, ये एयरपोर्ट उत्तर भारत का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत हब बनेगा। एयरपोर्ट विकास के लिए जिम्मेदार यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री को बताया, पहला फेज 2025 के लिए लक्षित है। इस फेज में एक रनवे, 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता वाला टर्मिनल, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता पर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ये उत्तर प्रदेश का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर समय से सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ का पूरा होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र लॉजिस्टिक हब बनेगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, विदेशों से निवेश में तेजी आएगी और यूपी की जीडीपी को नई रफ्तार मिलेगी। एयरपोर्ट के पास विकसित हो रहा एरो सिटी, कार्गो हब और एमआरओ सेंटर इस क्षेत्र को अगली दशक में बदल देने वाले हैं। इस एयरपोर्ट को भारत का सबसे ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। मुख्य विशेषताएं: 100% कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशन का लक्ष्य, सोलर पार्क, स्मार्ट टर्मिनल, आधुनिक फूड कोर्ट, एआई ड्रिवन सुरक्षा प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पार्किंग सुविधा, 24 घंटे रनवे ऑपरेशन। टर्मिनल की डिजाइन भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। अंदर की कला और वास्तुकला उत्तर प्रदेश की पहचान को दर्शाएगी। स्थानीय विधायकों ने परियोजना को जेवर की तकदीर बदलने वाला कदम बताया। लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट से रोजगार बढ़ेगा,
व्यवसाय को गति मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र का बड़ा औद्योगिक जोन बनेगा। कई उद्योगपति और स्टार्टअप कंपनियां पहले से ही जमीन लेने के लिए आवेदन कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा इंतजामों पर विशेष जोर देने को कहा। उन्होंने पुलिस व्यवस्था, प्रवेश मार्ग, भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं का भी निरीक्षण किया। जिला प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच आज लंबी बैठक भी हुई, जिसमें सीएम ने हर विभाग को स्पष्ट समय सीमा और जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में एयरपोर्ट का दूसरा रनवे, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, दिल्ली मेट्रो लिंक और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र को वैश्विक गेटवे बना देगा। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि ये एयरपोर्ट 2025 के बाद एशिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले हवाई अड्डों में शामिल हो। तरह जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निरीक्षण ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की आज संयुक्त समीक्षा ने योजनाओं को नई गति दी है और निर्माण एजेंसियों को नई जिम्मेदारी दे दी है। जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार होगा तो ये सिर्फ यात्रियों को सुविधा नहीं बढ़ाएगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और तो वहीं गाजियाबाद में भव्य धार्मिक आयोजन के तहत भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापना और परशुराम गुफा मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने तरुण सागर जी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में जैन समाज, संतगण और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा का स्मरण किया। मंच से कहा कि भारत की संस्कृति अपने ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के त्याग की अमूल्य विरासत है, इतनी विशाल कि उसके उंगलियों पर गिना भी नहीं जा सकता। जैन परंपरा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बताया गया है कि जैन मुनियों ने संसार को त्याग, अहिंसा और मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके, उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव, जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में
प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी, जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोना रोड स्थित ऑडिट बिजनेस पार्क में देश के तीसरे और हरियाणा के पहले टेस्ला सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर के शुरू होने से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सरकार ने इसे हरियाणा की ई व्हीकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और निवेश के नए अवसर खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम सैनी ने कहा कि टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनी का हरियाणा में आना राज्य की मजबूत औद्योगिक नीतियों और निवेश हितैषी माहौल का संकेत है। सेंटर में ई कार सर्विस, मेंटेनेंस और तकनीकी स्पोर्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वहीं दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सटवरी की तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य और राजनयिक अधिकारी भी मौजूद रहे। समारोह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोचिए, अंधेरी रात, कमरे में सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी, स्क्रीन पर घूमते सिक्के, तेज म्यूजिक और आपके दिल में वही मीठा सा धोखा। एक और क्लिक और एक जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या वाकई हजारों को लाखों में बदलने का ये डिजिटल सपना जितना चमकदार दिखता है उतना ही खतरनाक भी है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा किया उसके माने पे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया की नींव हिला दी है। देखिए हमारी एक खास स्पेशल रिपोर्ट। सोचिए, अंधेरी रात, कमरे में सिर्फ मोबाइल की रोशनी, स्क्रीन पर घूमते सिक्के, तेज म्यूजिक और आपके दिल में वही मीठा सा धोखा। एक और क्लिक और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या वाकई हजारों को लाखों में बदलने का ये डिजिटल सपना जितना चमकदार दिखता है उतना ही खतरनाक भी है? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो खुलासा किया उसने मानो पूरे ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया की नींव हिला दी। अनरेगुलेटेड गेमिंग ऐप सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि टेरर फाइनेंस और मनी लॉन्ड्रिंग की अंधेरी सुरंग का हिस्सा भी है। इसलिए अब नियम सख्त होंगे, कानून बनेगा और इस डिजिटल जुए के सम्राटों की शामत आने वाली है। खिलाड़ी को सजा नहीं, मगर जो असली खेल रचते हैं, रियल मनी गेम ऑफर करने वाले और उनका प्रचार करने वाले, उन्हें 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। विज्ञापन वालों को 2 साल की कैद और भारी फाइन। लेकिन बड़ा सवाल वही, क्या ये गेम स्किल है या सिर्फ लक का छलावा? और अगर स्किल है तो प्रतिबंध क्यों? चलिए इस चकाचौंध भरी इंडस्ट्री की असली कहानी सुनते हैं। सबसे पहले समझते हैं गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ लक में क्या फर्क है। गेम ऑफ स्किल की अगर बात करें तो कौशल वाले खेलों में खिलाड़ी को रणनीति बनानी पड़ती है, सोच समझकर फैसले लेने होते हैं और इन्हीं फैसलों से जीत हार तय होती है। ऐसे खेलों में सफलता अभ्यास से आती है। जितना ज्यादा खेलोगे उतना बेहतर होते जाओगे, क्योंकि समय के साथ आपकी समझ, गति और चालें निखरती हैं। इन खेलों में खिलाड़ी का नियंत्रण भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसका हर कदम सीधे नतीजे पर असर डालता है। इसके उदाहरण हैं शतरंज, पोकर, ई स्पोर्ट्स जैसे डोटा 2 या काउंटर स्ट्राइक, और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स बेटिंग, जिनमें खेल का ज्ञान सट्टे के फैसलों को प्रभावित करता है। भाग्य आधारित खेल यानी गेम ऑफ लक वो होते हैं जिनका नतीजा पूरी तरह किस्मत और ऐसी घटनाओं पर निर्भर करता है जिन पर खिलाड़ी का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे पासा फेंकना, कार्डों को फेंकना या रूलेट का घूमना। इन खेलों में जीत हार संभावना और किस्मत की विषमता पर तय होती है। इसलिए खिलाड़ी चाहे जितनी कोशिश कर ले, नतीजा पहले से तय नहीं किया जा सकता। ऐसे खेलों में खिलाड़ी का नियंत्रण बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ कौशल से ज्यादा भाग्य काम करता है। इसके उदाहरण हैं स्लॉट मशीन, रूलेट, लॉटरी, स्क्रैच कार्ड और ज्यादातर कसीनो गेम।
अब इन खेलों पर कोर्ट और केंद्र सरकार के रुख को समझते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि अनरेगुलेटेड ऑनलाइन गेम्स ऐप का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर कामों में हो रहा है, इसलिए इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून लाना बहुत जरूरी था। सरकार ने बताया कि ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके चलते धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ मामलों में आतंकवाद को भी फंडिंग हो रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। साथ ही कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापनों, सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स के प्रमोशन का इस्तेमाल करती है, जिससे ये गेम युवाओं और कमजोर वर्गों तक आसानी से पहुंच रहे हैं। सरकार के मुताबिक ऐसे गेम्स की वजह से देश में आर्थिक नुकसान और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। 2023 से इन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा सुसाइड के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में ऐसे गेम्स के कारण 32 लोगों ने सुसाइड किया। वहीं तेलंगाना में पिछले साल 20 लोगों ने सुसाइड किया, जिनमें 7 की मौतें 1 महीने में हुई। तमिलनाडु पिछले 2 साल में 30 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया। सरकार ने साफ कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स लोगों, परिवारों और पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये गेम सिर्फ ऐप नहीं, बल्कि जटिल एल्गोरिदम, छिपे हुए नेटवर्क और विदेशों से चल रहे ऑपरेशन का जाल है, जिन्हें पकड़ना राज्यों के बस की बात नहीं रही। कई प्लेटफॉर्म बाहर से संचालित होने की वजह से भारतीय कानूनों की पकड़ से बच निकलते हैं और यही इन्हें खतरनाक बनाता है। सरकार ने कड़े शब्दों में बताया कि हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए जनता की जेब से उड़ जाते हैं और 45 करोड़ लोग इस जाल में फंस जाते हैं। यानी ये सिर्फ गेम नहीं, बल्कि एक ऐसी लहर है जो लोगों का पैसा, भरोसा और जिंदगी तक छीन रही है। लोगों की सुरक्षा, मानसिक सेहत, समाज की स्थिरता और देश की आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब इस अंधेरे खेल पर पूरा बैन लगना जरूरी है, ताकि डिजिटल दुनिया को सुरक्षित, बेहतर और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला माहौल दिया जा सके। इसी उद्देश्य से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम बिल 2025 बनाया गया, जो 20 और 21 अगस्त दोनों सदनों में पास हुआ। 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 1 अक्टूबर को पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती। इस कानून को अब 3 हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। एमपी हाईकोर्ट में बूम 11 की याचिका, कर्नाटक हाईकोर्ट में A23 रमी की चुनौती और दिल्ली हाईकोर्ट में बघीरा कैरम की अपील। बघीरा कैरम की अपील को सिरे से खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये पूरा नेटवर्क अपराध और पर आधारित था, इसलिए इससे कमाया गया हर पैसा भी अपराध माना जाएगा। दरअसल क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ा मुकेश कुमार, उमेश चौटालिया, नरेश बंसल, घनश्याम भाई पटेल और अन्य लोगों के याचिका देकर मांग की थी कि ईडी द्वारा उनकी संपत्तियों पर की गई अस्थायी अटैचमेंट और नोटिस रद्द किए जाएं। उनका कहना था कि क्रिकेट सट्टेबाजी पीएमएलए के तहत अपराध नहीं है और उनकी संपत्ति को गैर कानूनी आय नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दलील खारिज की जाती है। रैकेट की बुनियाद अपराध पर टिकी थी। डिजिटल फर्जीवाड़े, फर्जी केवाईसी, हवाला चेन और बिना दस्तावेज वाले सुपर मास्टर लॉगिन के अपराध की बुनियाद हैं। ये सब जहरीले पेड़ की तरह हैं। जब पेड़ जहरीला हो तो फल कैसे वैध हो सकता है? हालांकि कोर्ट ने सट्टेबाजी को जहरीला पेड़ नहीं कहा। इसके अलावा कोर्ट ने और भी बड़ी बातें कही। कोर्ट ने कहा, क्रिकेट बैटिंग पीएमएलए में लिस्ट अपराध नहीं है। जहरीला पेड़ वो धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, हवाला, फर्जी सिम आधारित डिजिटल नेटवर्क था जिसके सहारे सुपर मास्टर आईडी खरीदे और रैकेट संचालित हुआ। आईडी हवाला के जरिए मारुति अहमदाबाद नेटवर्क ने दिसंबर 2014 से मार्च 2015 के बीच 2469 करोड़ का नेटवर्क बनाया, जिसमें से 60 करोड़ याचिकाकर्ता तक पहुंचे। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि ईडी की कार्रवाई हवा में नहीं, बल्कि कार्रवाई बिल्कुल सही है। अदालत ने साफ कर दिया कि पीएमएलए की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ही सदस्य से भी पूरी तरह वैध मानी जाएगी। यानी फैसला देने में 3 लोगों की पूरी बेंच जरूरी नहीं। एक सदस्य भी नोटिस भेज सकता है, सुनवाई कर सकता है और आदेश पारित कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नोटिस भेजने से पहले संपत्ति का जब्त होना आवश्यक नहीं है। नोटिस तो सुनवाई की शुरुआत है, जबकि संपत्ति अटैच करना अगला कदम। दोनों कार्रवाइयां अलग हैं, इसलिए नोटिस बिना अटैचमेंट के भी जारी हो सकता है और अटैचमेंट नोटिस के बाद भी दी जा सकती है। इस कदम से सरकार का लक्ष्य है कि इंटरनेट और खास तौर पर ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जवाबदेह और जिम्मेदार बने।
राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वो जमीन पर अवैध बेटिंग और जुए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस बिल से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां पर नकेल कसी जाएगी। न सिर्फ ऐप्स बल्कि उन्हें प्रमोट करने वालों, फिल्मी सितारों और क्रिकेटर पर भी अब कानूनी कार्रवाई होगी। और सभी के लिए यही बेहतर है कि इन फ्रॉड और स्कैम करने वाले गेम से सावधान रहें और इस तरह के किसी भी जाल में न फंसें। तो वहीं दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई। सीपीसीबी के अनुसार कुछ इलाकों में AQI 356 से 390 के बीच दर्ज किया गया। वीडियो फुटेज आनंद विहार, धौला कुआं, कर्तव्य पथ, अक्षरधाम और एम्स के सामने से आए, जिसमें पूरे शहर में स्मॉग की परत छाई हुई दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह हालात प्रदूषण के उच्च स्तर और वाहनों निर्माण कार्यों का और धुंध के कारण बने हुए। नागरिकों की सलाह दी गई है कि बाहर निकलते समय मास्क पहने और संवेदनशील लोग, बच्चों और बुजुर्गों को अधिक समय बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए। तो मैं आपको बताते चले, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें एम्स, धौला कुआं, अक्षरधाम, कर्तव्य पथ और आनंद विहार से, जहां प्रदूषण का कहर बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को घरों से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। वीडियो फुटेज आनंद विहार, धौला कुआं, कर्तव्य पथ, अक्षरधाम और एम्स से सामने आए, जिसमें पूरे शहर में स्मॉग की परत, आपको बता दें, परत छाई हुई दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह हालात प्रदूषण के उच्च स्तर और वाहनों निर्माण कार्यों और धुंध के कारण बने हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।